इससे पहले हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि वृषण जो कि प्राथमिक जननांग है, एक जोड़ी वृषण अतिरिक्त देहीय गुहा में पाए जाते हैं जिसे हमने कहा था स्क्रोटल सैक। अब हम पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। वृषण जो कि एक जोड़ी उपस्थित होते हैं, उसकी आंतरिक संरचना इस प्रकार से रहती है। वृषण की जो दीवार है वह 3 स्तरों से बनी रहती है। सबसे बाहर का स्तर है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, उससे भीतर का स्तर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और तीसरा सबसे भीतरी स्तर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रदर्शित कर रखा है, ये है ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस इस प्रकार से आवृत करता है कि यह चारों तरफ से आवरण नहीं होता, पीछे की ओर यह अनुपस्थित होता है। पीछे यानी ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये इसका अधर भाग है और ये इसका पृष्ठ भाग है। यानी अगर हम टेस्टिस की संरचना को देखें तो ये इसकी संरचना है। इस प्रकार से अधर भाग में ट्यूनिका वेजाइनैलिस जो है वो उसको कवर करता है और पीछे की ओर यानी पृष्ठ भाग में यह अनुपस्थित है। और पीछे की ओर ही वह भाग है जहां तक टेस्टिस से नर्व सप्लाई और वास डिफरेंस और जितने भी आर्टरीज वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो यहीं से एंटर करती हैं। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस जो है वो अधर भाग में पाया जाने वाला इस प्रकार से एक बाहरी भित्ति है जिसकी 2 परतें हैं, पेराइटल तथा विसरल। पेराइटल बाहरी है, विसरल भीतर वाली है और इन दोनों के मध्य एक गुहा उपस्थित है। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस सबसे बाहर की आवरण जो है वो होती है और यह कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। इसके भीतर अगर हम बात करें तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो परत हम देख रहे हैं यहाँ से, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये होती है। ये सभी पूरा का पूरा, तो यह चारों तरफ से आवृत कर रहा है टेस्टिस को, यानी वृषण को चारों तरफ से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आवृत करती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम कह सकते हैं यह बनी होती है श्वेत संयोजी ऊतक से बनी होती है, यानी रेशेदार जो ऊतक होता है, और यह मजबूती प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है वृषण को। साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये कहीं कहीं पर अंदर की ओर मुड़ जाता है और बनाता है पट्टियां, यानी हम कहेंगे सेप्टा और सेप्टुला टेस्टिस। इस प्रकार से पट्टियां इसको कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं, छोटे छोटे कोष्ठों में बांट देती हैं और ये कोष्ठ प्रत्येक वृषण में लगभग 250 के आसपास होते हैं, यानी 200 से 300 के बीच में इस प्रकार के कोष्ठ यहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये जो वृषण पट्टियां हैं ये केवल अधर भाग में पाई जाती हैं, पृष्ठ भाग में इस प्रकार की पट्टियां नहीं है। पृष्ठ भाग में एक बीच में एक पट्टी है जो कि कहा जाता है मीडियास्टिनम टेस्टिस। मीडियास्टिनम टेस्टिस को मध्य विभाजक वृषण कहते हैं, जो कि पूरे वृषण को, जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया द्वारा सराउंडेड है, इसको 2 भागों में बांट देता है, आगे वाला चैम्बर और पीछे वाला चैम्बर। यानी इसे हम कहेंगे अधर कोष्ठ, इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ कोष्ठ। अधर कोष्ठ बड़ा है और पृष्ठ कोष्ठ छोटा है। तो अधर कोष्ठ की दीवार में ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या बनाता है, सेप्टा बनाता है, दीवारें बनाता है, जिससे कि अधर कोष्ठ का भाग छोटे छोटे कोष्ठकों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इनकी संख्या एक टेस्टिस में लगभग कितनी होगी, लगभग 250 के आसपास इनकी संख्या रहती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 2 परतों के बारे में हमने पढ़ा, ट्यूनिका वेजाइनैलिस बाहर, और क्या ये चारों ओर है, नहीं। दूसरा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि चारों ओर उपस्थित है, और साथ में इसी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने ये क्या बनाया, ये बनाया बीच की दीवार, जिसे हम कह रहे हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। साथ ही आगे वाला जो कोष्ठ है इसमें इसने क्या बनाए, सेप्टा, यानी पट्टियां बनाई, जिनसे छोटे छोटे कोष्ठों में विभाजन हो गया। अधर कोष्ठ का, एक बड़े अधर कोष्ठ का छोटे छोटे कोष्ठों में विभाजन हो गया, और विभाजन होने के पश्चात अब ये लगभग 200 से 300 के मध्य कहीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर
उपस्थित हैं। अब हम बात करें तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 तक जो है वह शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं ये जो हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखी हैं इसे शुक्रजनक नलिकाएं हम कहते हैं। यानी प्रत्येक कोष्ठ के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं, या 1 से 3 है, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यदि 250 कोष्ठ हैं और प्रति कोष्ठ 1 से लेकर 3 तक अगर यदि हम माने तो लगभग अगर हम देखें तो 750 से लेकर के 1000 तक यह शुक्रजनक नलिकाएं इन कोष्ठों में पाई जाती हैं, जो कि किससे बने हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। अब हम बात करेंगे सबसे तीसरा भीतरी आवरण, तीसरा आवरण है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जैसे इसके नाम से पता चलता है, वेस्कुलोसा का अर्थ है इसमें ब्लड सप्लाई रिच होगी। तो ये वेस्कुलोसा हमने कहां प्रदर्शित कर रखा है? ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा रखी है, यानी ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के भीतर से आवृत करता है और इसमें ढेर सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, वेस्कुलराइज्ड होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो टेस्टिस की दीवार 3 स्तरों की बनी है। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनैलिस, उसके भीतर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सेप्टा कौन बना रहा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही बना रहा है। और फिर सबसे भीतरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया को भीतर से आवृत कर रहा है। तो ये तो था दीवार के बारे में। फिर हमने कोष्ठकों के बारे में पढ़ा। प्रत्येक कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। अब सभी शुक्रजनक नलिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि पीछे की ओर इनका जो भार है, इनका जो भाग है वह कुंडलित नहीं होता बल्कि सीधा होता है। आगे वाला भाग क्या है? कुंडलित है, लेकिन पीछे वाला भाग क्या है? सीधा है। और इस पीछे वाले सीधे भाग को कहेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या कहा जाएगा इसे? ट्यूबुलाई रेक्टाई इनको हम कहते हैं। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई मीडियास्टिनम टेस्टिस में से होते हुए दूसरे छोटे चैम्बर यानी पृष्ठ कोष्ठ की ओर निकल जाते हैं। पृष्ठ कोष्ठ में निकल करके ये आपस में एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं वृष्ण जालक या रेटी टेस्टिस, इसको हम कहते हैं। रेटी टेस्टिस पूरे छोटे पृष्ठ कोष्ठ में उपस्थित है। ऊपरी भाग में यहां से लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया जो है वो बाहर की ओर निकलती हैं। ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिन्हें कहेंगे शुक्र अपवाही नलिकाएं। ये शुक्रवाही अपवाही नलिकाएं यहां से निकलेंगी और निकल करके एक बहुत ही ज्यादा कुंडलित नलिका के अंदर खुल जाती है। ये कुंडलित नलिका, इसे कहा जाता है अधिवृष्ण, और या इसे हम क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में से सर्वाधिक कुंडलित भाग ऊपर की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपट एपिडिडाइमिस। बीच वाला भाग इसकी अपेक्षा थोड़ा कम कुंडलित होता है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे नीचे का भाग सबसे कम कुंडलित होता है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और यह एपिडिडाइमिस यहां से आगे की ओर होते हुए ही वास डिफरेंस के रूप में स्पर्मेटिक कॉर्ड से कहां पहुंच जाएगी? इनग्वाइनल कैनाल के अंदर पहुंच जाएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हमने प्रदर्शित कर रखा है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर की ओर जाएगी और इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए कहां निकल जाएगी? वो निकल जाएगी कहां पर? उदरीय गुहा में, जहां पर जाकर के हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूरिनरी ब्लैडर के आगे से जो है वो कॉइल होगी और फिर जाकर के किससे मिलेगी? सेमिनल वेसिकल की नलिकाओं से मिलेगी और फिर उसके बाद प्रोस्टेट के भीतर जो है वो ज्वाइन करेगी यूट्रस से, यानी मूत्र मार्ग के साथ मिल जाएगी। ये जो रस्सीनुमा संरचना है, जिसमें न तो केवल वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के साथ इसमें जो आर्टरी है, वेन है, नर्व है या लिम्फ वेसल्स हैं, वो भी उपस्थित होती हैं। वो इस रस्सीनुमा संरचना को हमने क्या कहा था? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब हम बात करते हैं कि ये जो वास डिफरेंस है और एपिडाइमिस, इनका यदि हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, इनका अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। बाहरी एक वर्तुल पेशी स्तर होगा, यानी एक सर्कुलर जो है वो मसल्स की लेयर होगी और भीतर में एक उपकला होगी, एपिथेलियम होगा,
और इस सर्कुलर पेशी के क्रमाकुंचन से ही, क्रमानुकुंचन मतलब यहाँ पे इसकी पल्सेटाइल मूवमेंट होगी, जिसके कारण जो है जो स्पर्म है और या शुक्र है वो बाहर की ओर जो है वो धीरे धीरे गतिमान होता है इजेकुलेशन के समय, जो हम बाद में देखेंगे स्खलन के समय। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वृषण की संरचना है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि वृषण में 3 स्तरों की इसकी दीवार बनी हुई है। बाहरी स्तर ट्यूनिका वेजाइनैलिस, उससे भीतरी स्तर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सबसे भीतरी स्तर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और किसमें रक्तवाहिनियां हैं? रक्तवाहिनियां सबसे ज्यादा किसमें? ट्यूनिका वेस्कुलोसा में। और सेप्टा कौन बनाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सेप्टा जो है उनकी वजह से क्या बन जाते हैं? लोब्यूल, यानी कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट हैं? लगभग 200 से 300 के बीच में। और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं उपस्थित हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या प्रत्येक टेस्टिस में कितनी हो सकती है? 750 से लेकर के 1000 के आसपास, एक रफ एस्टिमेट जो है वो रहता है। फिर हमने कहा था कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही बनी है एक बीच की दीवार, जो पूरे टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट्स में विभाजित कर देती है, पीछे वाला पृष्ठ और आगे वाला अधर कोष्ठ। अधर कोष्ठ में सेप्टा होंगे, पृष्ठ कोष्ठ में सेप्टा नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि यहाँ से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पीछे वाले भाग में सीधी नलिकाओं के रूप में जुड़ जाते हैं, और ये सीधी नलिकाएं मध्य विभाजक वृषण से होते हुए कहां पहुंच जाएंगी? पृष्ठ कोष्ठ में पहुंच जाती हैं। इन सीधी नलिकाओं को क्या कहेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई। और पृष्ठ कोष्ठ में ये सभी सीधी नलिकाएं मिलकर एक जालक का निर्माण करेंगी, जिसे कहेंगे वृषण जालक, यानी रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस के बाद में ऊपरी भाग में यहाँ से शुक्र अपवाहिक नलिकाएं टेस्टिस की दीवार से होते हुए बाहर निकल जाएंगी ऊपरी भाग से, और फिर किस में जुड़ेंगी? एक अत्यधिक कुंडलित नलिका में जुड़ेंगी, जिसे क्या कहेंगे? अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। एपिडिडाइमिस वह स्थान होता है जहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अधिवेशन में क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन, यानी यह परिपक्व होते हैं। जबकि बनते कहां पे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी शुक्र जनक नलिकाओं में बनेंगे और यहां से यहां तक आएंगे। यहां पर उनका परिपक्वन होगा, उसके बाद वो आगे की ओर यहां से मूव कर जाएंगे। यानी यहां पर परिपक्वन के दौरान लगभग 30 से 35 दिन तक ये संग्रहित रह सकते हैं। यानी स्पर्म यहां से यहां तक जाने में लगभग कितना? 35 डेज तक बनने के बाद यहां पर संग्रहित रह सकता है। तो अधिवृषण का कार्य क्या है? अधिवृषण का कार्य हुआ संग्रहण, यानी शुक्राणुओं का संग्रहण तथा परिवर्तन दोनों में मदद करते हैं। तो पहली जो मूवमेंट होती है वो कहां पर होती है? वो अधिवृषण में ही होती है। शुक्राणु इससे पहले गतिमान नहीं होता है। पहला गतिशील कहां होता है? अधिवृषण में, यानी एपिडाइमिस में होता है। एपिडाइमिस के 3 भाग हैं, कैपेट, कॉर्पस और कोडा। इनमें अंतर क्या है? ऊपरी भाग जो सर्वाधिक कुंडलित, कॉर्पस बीच का जो कम कुंडलित, और कोडा जो सबसे कम कुंडलित और सबसे नीचे का भाग। यही आगे चल करके किसमें परिवर्तित हो जाता है? वास डिफरेंस में परिवर्तित हो जाता है, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के भीतर से होते हुए इनग्वाइनल नाल से होते हुए कहां पहुंच जाती है? उदरीय गुहा में पहुंच जाती है। फिर हमने कहा एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस दोनों को यदि हम एक अनुप्रस्थ काट देखें तो दोनों की अनुप्रस्थ काट में बाहरी ओर सर्कुलर यानी वर्तुल पेशी स्तर होगा, लेकिन भीतर की ओर उपकला होगी। और ये उपकला कैसी होगी? ये होंगे स्टीरियोसीलिया। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, स्टीरियोसीलिया, जो कि अधिक द्रव्य तथा मृत स्पर्म्स को या शुक्राणुओं को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब यहां पर कर लेते हैं। हमने वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। इससे पहले ही हम नर जनन तंत्र के सभी अंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि हमने कहा था टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद में एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि यूरिनरी ब्लैडर के दोनों यूरेटर के ऊपर से होते हुए, दोनों ओर से होते हुए वास डिफरेंस जो है वो पीछे की ओर आकर के सेमिनल वेसिकल से मिलती है तथा इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। यानी दोनों के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम
शुक्राणु का मार्ग जो है वो उसकी चर्चा कर सकते हैं, यानी पाथ ऑफ स्पर्म। तो इस भाग के ऊपर अक्सर काफी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि शुक्राणु का जो मार्ग है वह नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होगा? शुक्रजनक नलिका, या हम इसे कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा। तो आप पिछले वाले डायग्राम को ध्यान में रख सकते हैं। शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद वो कहाँ पहुंचा? ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर पहुंच गया। ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या था? आपने कहा था छोटे छोटे 250 कोष्ठ हैं, उन कोष्ठ के अंतिम सिरों पर सीधी नलिकाएं जो हैं उन्हें कहा गया था ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं खुलती हैं। तो स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण यहाँ हुआ, उसके बाद वो ट्यूबुलाई रेक्टाई में पहुंच गया। इसके बाद आगे है रेटेटेस्टिस। रेटे शब्द का अर्थ होता है जाला, आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम शब्द का अर्थ है जाल के प्रकार की संरचना। तो रेटेटेस्टिस यानी यह वृषण के पृष्ठ कोष्ठ में, हमने कहा था मीडियस्टीनियम टेस्टिस है, उसके पीछे की ओर जो संरचना है वो है रेटेटेस्टिस, एक जालक है, वृषण जालक इसे हम कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं वृषण जालक, ये हमने पिछले डायग्राम में चर्चा की थी। तो वृषण जालक से होने के बाद में ऊपरी भाग में शुक्र अपवाही नलिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी वासा इफ्रेंशिया। ये 10 से 20 के बीच में कुछ हो सकती है। ये शुक्र अपवाही नलिकाएं बाहर आकर के एक अत्यधिक कुंडलित नलिका में खुलती हैं। उस कुंडलित नलिका का नाम है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कैपट, कॉर्पस तथा कौडा, यानी शीरीय भाग, मध्य भाग तथा पुच्छीय भाग इसका होता है। अब ध्यान दें, शुक्रजनक नलिका से लेकर एपिडिडाइमिस तक, एपिडिडाइमिस को छोड़ दें तो यह भाग टेस्टिस के भीतर ही उपस्थित है। ये सभी टेस्टिस के भीतर ही उपस्थित हैं, लेकिन एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर है, यह टेस्टिस का भाग नहीं है। तो परिपक्वन यदि हम बोले, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ पे होगा? एपिडिडाइमिस में। और शुक्राणु की प्रथम मूवमेंट भी कहाँ पर होगी? वो भी एपिडिडाइमिस में ही ये प्रथम बार गतिशील होगा। इसके बाद स्खलन के समय एपिडिडाइमिस तथा वास्ट डिफरेंस की दीवार यानी शुक्र वाहक की दीवार की जो वर्तुल पेशी स्तर है, यानी जो इसकी सर्कुलर मसल्स है, उनके संकुचन से स्खलन की प्रक्रिया के दौरान बाहर की ओर वीर्य निकलेगा, यानी शुक्राणु उसके बाद कहा जाएंगे एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस से कहां पहुंचेंगे? स्खलन नलिका यानी इजेकुलेटरी डक्ट। याद कीजिए हमने इसके बारे में बात किया था कि स्खलन नलिका एम्पुला तथा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो नलिकाएं हैं आपस में मिलने से बनता है। अब ध्यान दें, स्खलन नलिका एम्पुला जो कि वास्ट डिफरेंस का भाग है, और साथ में यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल के दोनों की ओर से मिलने से 2 स्खलन नलिकाएं यहाँ पर बनती हैं। दोनों स्खलन नलिकाएं अंततः जाकर के मूत्र मार्ग में खुलती हैं, और जहां पर दोनों स्खलन नलिकाएं मूत्र मार्ग से मिलती हैं वो चारों ओर से किससे ढका होगा? प्रोस्टेट से ढका होगा, और मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। यानी मूत्र मार्ग जो है, यानी यूरिथ्रा, नरों में शुक्राणु तथा मूत्र दोनों का परिवहन करती है। तो ये जो पाथ ऑफ स्पर्म है, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी दिए हों, कई बार 1, 2, 3, 4, और फिर आपसे पूछा जाएगा शुक्राणु का मार्ग बताएं, कहां से कहां जाता है। तो ध्यान रहेगा, शुक्रजनक नलिका से कहां? ट्यूबुलाई रेक्टाई। डायग्राम को ध्यान में रखें। रेटेटेस्टिस, उसके बाद वृषण जालक के बाद शुक्र अपवाही नलिकाएं यानी फ्रेंशिया से कहां पहुंचेगा? एपिडिडाइमिस। यहाँ उसका संग्रहण होगा, यहाँ पे उसका परिपक्वन होगा, और यहाँ पे उसकी गतिशीलता, पहली बार वो गतिशील भी होगा। इसके बाद है वास्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहक, या इसे शुक्रवाहिनी भी कहा जाता है।
इसके बाद 2 स्खलन नलिकाएं दोनों ओर की शुक्रवाहक दोनों ओर की स्खलन नलिकाओं से बनेंगी और स्खलन नलिकाएं मूत्र मार्ग में जुड़ जाएंगी। मूत्र मार्ग से वो बाहर की ओर जो है शुक्राणु का गमन होगा। तो इसके बाद कुछ प्रश्न हैं एक्सरसाइज में जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं और इन सब के ऊपर आधारित ये प्रश्न होंगे। अब हम चर्चा करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले हम प्राथमिक व द्वितीयक जननांग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्राथमिक जननांग जिनका कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना व द्वितीयक जननांग का कार्य क्या है, उन शुक्राणुओं का परिवहन करना। उन्हीं द्वितीयक जननांगों में से कुछ ग्रंथियों के बारे में आज हम बात करेंगे और इन्हें हम कहेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। तो नाम से पता चलता है जनन में सहायक होंगी। शुक्राणुओं का निर्माण प्राथमिक जननांग यानी वृषण में हुआ, वहां के बाद इसे निषेचन तक में सहायता करने का कार्य किसका है, सहायक जनन ग्रंथियों का। सहायक जनन ग्रंथियां मनुष्य में 3 प्रकार की होती हैं, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा काउपर ग्रंथि जिन्हें बल्बोइरेथ्रल ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुक्राशय से यानी सेमिनल वेसिकल से। आपको याद होगा हमने जननांगों के विकास के बारे में पढ़ा था। जब हमने जननांगों के विकास के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था कि वोल्फियन डक्ट से एक जोड़ी शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल का निर्माण होता है। आप याद करें हमने कहा था एपिडर्मिस, वास डिफरेंस तथा प्रोस्टेट तीनों ही किससे बनी है, वोल्फियन नलिका से बनी होती है। यह सेमिनल वेसिकल जो कि एक जोड़ी है, यह एक पोषक तरल को स्रावित करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल फ्लूइड जो है वो हमारे वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है और यह क्षारीय होता है, साथ में पारदर्शी होगा और चिपचिपा भी होता है यानी ट्रांसपेरेंट है। और अगर हम बात करें तो ये अल्केलाइन यानी क्षारीय होता है, साथ में स्टिकी यानी चिपचिपा तो रहता ही है। वैसे तो इसमें काफी सारे घटक होते हैं, लेकिन 5 प्रमुख घटकों के बारे में बात करेंगे। इनके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन प्रमुख घटक केवल 5 हैं, 1, 2, 3 और 4, 5। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि स्पर्म अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल और उपयोग में लाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है जिन्हें लोकल हार्मोन भी कहा जाता है, ये मादा की योनि में संकुचन कराते हैं, क्योंकि वीर्य जब योनि में स्खलित होता है तो वहां पर संकुचन होता है ताकि जो वीर्य है वो ऊपर की ओर गतिमान हो सके और निषेचन संभव हो। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जैसे कि आपने पढ़ा होगा रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन उपलब्ध होता है। फाइब्रिनोजन किस में परिवर्तित होता है, फाइब्रिन में, क्योंकि फाइब्रिनोजन घुलनशील होता है और फाइब्रिन अघुलनशील होता है और इसी प्रकार से वह स्कंदन यानी थक्का बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो वीर्य में भी इसका यही कार्य है, वीर्य का भी थक्का बनता है और इसे कौन बनाएगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होकर के बनाता है। इसके बाद है आइनोसिटोन। आपने पढ़ा होगा द्वितीय संदेशवाहक हार्मोन जो एक्शन होता है उसमें साइक्लिक एएमपी वो द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। तो आइनोसिटोल भी एक प्रकार का द्वितीय संदेशवाहक है जो कि कोशिका से कोशिका को दिए जाने वाले संदेशों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद सिट्रेट, सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड का जो आयन है उसे हम क्या कहते हैं, सिट्रेट कहते हैं। और हमें पता है ये विभिन्न प्रकार की चयापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, यह वैसे तो एकल है लेकिन 5 पिंडों से बनी हुई होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्राशय कितना था, एक जोड़ी, लेकिन प्रोस्टेट कितनी है, एक ही ग्रंथि है, सिंगल ग्लैंड है और कितनी लोब से बनी है, 5 पिंडों से बनी हुई है। यह कुल वीर्य का लगभग 30% का भाग बनाती है और इसकी जो सिक्रीशन से इन्हें कहा जाता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड या प्रोस्टेटिक द्रव्य। अब अंतर देखें, शुक्राशय से निकलने वाला सेमिनल फ्लूइड क्षारीय था, पारदर्शी तथा चिपचिपा था,
लेकिन प्रोस्टेटिक द्रव्य कैसे है? क्षारीय है, दूधिया है और चिपचिपा है। तो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है सहायक जनन ग्रंथियों में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि दूधिया रंग का यानी मिल्की सिक्रीशन जो है सिक्रीट करती है? कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि इसको कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 5 कंपोनेंट हमने इसके पढ़े थे, इसके भी कितने कंपोनेंट हैं? 5 ही कंपोनेंट हैं, यानी प्रोस्टेटिक द्रव्य में भी 5 मुख्य कंपोनेंट पाए जाते हैं। 5 में से 1, 2 और 3, ये तीनों कैसे आयंस हैं? ये 3 प्रकार के आयंस हैं और 2 प्रकार के ये एंजाइम्स हैं। तो 3 प्रकार के आयंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आयन है? सिट्रेट आयन। सिट्रेट यानी जो किसमें उपस्थित था? सेमिनल फ्लूइड में भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा ऐसा आयन है जो सेमिनल फ्लूइड में भी पाया जाएगा तथा प्रोस्टेटिक फ्लूइड में भी पाया जाएगा? तो आंसर क्या रहेगा? सिट्रेट। उसी प्रकार से अगला आयन है फॉस्फेट। आप सभी लोगों ने पढ़ा ही है, फॉस्फेट बहुत ही महत्वपूर्ण आयन है, यानी एटीपी, जीटीपी वे सब क्या है? फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, यानी ऊर्जा से संबंधित यह फॉस्फेट यहाँ पर कार्य करेगा। तीसरा है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है यह प्रोस्टेट ग्रंथि स्रावित करती है लेकिन शुक्राशय से स्रावित नहीं करता। तो कैल्शियम आयन जो है वो शुक्राणुओं को सक्रिय करती है। इसका कार्य क्या है? शुक्राणुओं को सक्रिय करना। और ये कार्य इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहेंगे इसे? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन की प्रक्रिया स्खलन के पश्चात मादा की योनि में जो है वो संपूर्ण होती है, जिसके बारे में हम आगे अलग से चर्चा करेंगे। अगले 2 एंजाइम्स के बारे में बात करें। 3 प्रकार के आयन थे, सिट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन तथा कैल्शियम आयन। 2 एंजाइम है, क्लॉटिंग एंजाइम तथा फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। या ये फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम प्रोफाइब्रिनोलाइसिन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो 2 एंजाइम है, एक का कार्य है स्कंदित करना यानी थक्का बनाना और दूसरा थक्के को तरल करना, तरलीकरण करना। तो कारण क्या है? यहाँ पे हमने बात करी थी कि फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बनाएगा? स्कंदन करेगा यानी थक्का बनाएगा, यानी वीर्य भी क्या होगा? क्लॉट होता है और ये क्या करेगा? ये थक्के को डिसॉल्व कर देगा। तो जब स्खलन होता है तो स्खलन के पश्चात जब दोनों प्रकार के द्रव्य सेमिनल फ्लूइड से निकला हुआ, सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ और प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कहां से निकला है? प्रोस्टेट ग्रंथि से, जब दोनों मिलते हैं तो स्खलित वीर्य जो है इनके मिलने के बाद क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है, यानी इसका थक्का बन जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है और तब तक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है वो कार्य नहीं कर रहा होता है। स्खलित होने के बाद स्कंदन हो जाता है। स्कंदित हो जाने के लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन किसमें परिवर्तित हो जाता है? फाइब्रिनोलाइसिन में। और अब ये क्या कर देता है? उस क्लॉट को यानी उस स्कंदित हुए संरचना को घोल देता है। यानी वीर्य जब स्खलित होगा तो पहले क्या हो जाएगा? क्लॉट होके स्कंदित हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से इसका तरलीकरण हो जाएगा। तीसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, वो है काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर यदि हम सिक्रीशन की बात करें तो लगभग 70% सिक्रीशन इसकी है, लगभग 30% इसकी है। तो इसकी काउपर ग्रंथि की सिक्रीशन इनके मुकाबले बहुत ही कम रहती है, यानी इसकी मात्रा इससे कम होती है, लेकिन यह उपयोगी होता है। और सबसे पहले हमने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मटर के दाने के आकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि कहाँ पाई जाती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर पाई जाती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के साथ पाई जाती है। लेकिन खुलती कहाँ पर है? ये खुलती है पेनाइल यूरेथ्रा में, यानी यो यूरेथ्रा मूत्र मार्ग जो कि कहाँ से पास करता है? शिशन में से पास करता है, उसमें यह खुलती है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना, यानी इसका जो द्रव्य है वो भी कैसा होगा? क्षारीय होगा, कैसा होगा? पारदर्शी होगा और कैसा होगा? चिपचिपा होगा। इसका कार्य है मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मनुष्य में, नरों में मूत्र मार्ग एक ही
स्थान है जिसमें से वीर्य भी जाता है और उसी में से मूत्र भी पास करता है, यानी मूत्र और वीर्य एक ही नलिका में से होते हुए जाते हैं। अक्सर हमारा मूत्र क्या होता है, एसिडिक होता है। यदि हमारा मूत्र एसिडिक होता है तो उस एसिडिक में से यदि शुक्राणु उसमें से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शुक्राणु कौन सी क्षारीय एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छी तरह से सरवाइव कर सकता है। तो यदि उसमें से शुक्राणु चले गए तो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही उत्तेजना होती है, यानी मैथुन से पहले जब नर में उत्तेजना होती है तो बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियों से एक थोड़ी मात्रा में फ्लूइड निकलता है और वो क्या करता है, वो उस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसकी नेचर कैसी है, वो क्षारीय होता है। अब अम्लीयता नष्ट हो गई तो अब इसमें से यह मार्ग जो है अब शुक्राणुओं के जाने के लिए सुरक्षित हो गया है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यह स्नेहन का कार्य भी करता है। स्नेहन यानी लुब्रिकेशन, यानी क्योंकि यह चिपचिपा होता है और यह क्या करेगा, मैथुन की प्रक्रिया के समय स्नेहन का कार्य भी करेगा। लेकिन स्नेहन में इसका जो रोल है वो अपेक्षाकृत कम होता है। ज्यादा रोल किसका होता है, ज्यादा रोल जो है वो हम कहेंगे बार्थोलिन ग्रंथियों का होता है, जो कि फीमेल यानी मादा जनन तंत्र का भाग है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो हैं, ये सहायक जनन ग्रंथियां, ये क्या करती हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी ये क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं स्पर्म को, और उनके जो गमन होता है, उनका जो परिवहन होता है, उसमें सहायक होती है। तो अब हम चर्चा करेंगे वीर्य के बारे में। वीर्य, जिसको यहाँ पे हमने लिख रखा है, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड फ्लूइड, यानी वीर्य क्या होता है, शुक्राणु में यदि सभी सहायक जनन ग्रंथियों का द्रव्य अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, सीमन, यानी ये इसके घटक हैं। यदि हम इसमें से स्पर्म यानी शुक्राणु को हटा दें तो बाकी बचा हुआ तीनों जनन ग्रंथियों का जो फ्लूइड है, इसे हम क्या कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहेंगे इसके, सेमिनल प्लाज्मा। अब ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ हमने बात की थी सेमिनल फ्लूइड और उधर क्या हो गया, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल फ्लूइड केवल किसका फ्लूइड है, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल का, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा में शुक्राशय का भी है, प्रोस्टेट का भी है, और साथ में कॉपर ग्रंथियों का द्रव्य भी इसमें सम्मिलित होता है। सीमन यानी वीर्य, इसका जो वॉल्यूम है, यानी इसका जो कितना आयतन है, लगभग 3 से 4 मिलीलीटर प्रतिस्खलन होता है। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.3। और यदि हम देखें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट यानी सामान्य शुक्राणुओं की संख्या वो 20 से 120 मिलियन प्रति मिलीलीटर होती है। यानी सामान्यतः यदि किसी पुरुष में देखा जाए तो शुक्राणु की संख्या 20 से 120 मिलियन प्रति मिलीलीटर होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कारणों से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे इसे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब थोड़ा यानी फ्यू। ओलिगोस्पर्मिया कौन सी स्थिति है, जब शुक्राणुओं की संख्या 20 मिलियन प्रति ml से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया के कई सारे कॉज या कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक शराब का सेवन, अत्यधिक दवाइयों का सेवन, और इसमें एक और कारण हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई नर जो है वो फैक्ट्रीज में या अत्यधिक उच्च तापमान में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कार्य करता है, तो सामान्य सी बात है कि उसके टेस्टिस को जो सामान्य तापमान चाहिए, तापमान कितना चाहिए, हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान चाहिए, वो तापमान उसको नहीं मिलेगा तो शुक्र जनन की प्रक्रिया कम पड़ जाएगी। तो ऐसे में शुक्राणु की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक और कंडीशन है जिसे हम कहेंगे एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का अर्थ क्या है, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ द स्पर्म्स, यानी लगभग न के बराबर यदि स्पर्म रह गए। मान लें 20 मिलियन प्रति ml कम से कम होना चाहिए, अगर 16, 17, 18, 10 मिलियन प्रति ml है तो इसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन यदि मान लो 100 या बिल्कुल ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एजूस्पर्मिया।
वो बहुत ही कम संख्या को हम क्या कहेंगे, यानी न के बराबर या बिल्कुल ही एब्सेंट हो तो हम कहेंगे एजोस्पर्मिया। अगला कंडीशन है एस्थीनोस्पर्मिया। कई बार क्या होता है, स्पर्म की संख्या तो सामान्य होती है लेकिन वो गतिशील नहीं होते, यानी उनमें गतिशीलता कम होती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे एस्थीनोस्पर्मिया। इसके अतिरिक्त है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया का अर्थ क्या है, यदि स्पर्म सही से नहीं बने हैं, यानी उनकी आकृति और आकार सामान्य नहीं है। जैसे मान ले किसी स्पर्म का टेल नहीं बना, किसी का एक्रोसोम नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहेंगे कि यह स्थिति है टेरेटोस्पर्मिया। इन सभी स्थितियों में सामान्य उर्वरता जो है वो नर की नहीं रहती, यानी संतान उत्पत्ति में कठिनाई होती है। तो यानी अगर हम देखें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए 20 से 120 मिलियन। तो काउंट और साथ में इनकी गतिशीलता भी होनी चाहिए, इनका आकार आकृति भी सामान्य होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुल शुक्राणु जितने भी किसी व्यक्ति के सीमन में होते हैं उसका 60% आकार सामान्य आकार और आकृति के वे होने चाहिए। लगभग 60% कुल शुक्राणुओं का सामान्य आकार और आकृति का होना चाहिए। और उन 60% का 40% कितना होना चाहिए, तीव्र गतिशील होना चाहिए, यानी उनकी गति ज्यादा होनी चाहिए, उनकी पूंछ जो है वो तेजी से मूव कर रही होनी चाहिए ताकि वो आगे की ओर जा सके मादा जनन तंत्र में जहां पर उनका निषेचन होना है। तो यदि हम देखें कि सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में हमने अभी चर्चा की। सहायक जनन ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि। और तीनों का द्रव्य तथा शुक्राणु मिलकर के क्या बनाते हैं, सीमन। सीमन का आयतन 3 से 4 ml और उसकी क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, 20 से 120 मिलियन प्रति मिलीलीटर। और सामान्य उर्वरता बनाए रखने के लिए कुल शुक्राणुओं की संख्या का 60% कैसे होने चाहिए, सामान्य आकृति और आकार वाले होने चाहिए। और उन 60% का 40% कैसे होने चाहिए, तीव्र रूप से गतिशील होने चाहिए।